अंबानी की शादी में अभी मुक्तेश्वरानंद शिरकत करने पहुंचे। इसके बाद वो सीधे मातोश्री की तरफ निकले और वहां उद्धव ठाकरे के समर्थन में कुछ ऐसा कह गए कि सियासी गलियारों में काफी गहमा गहमी मच गई। कहने लगे कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है, दर्द हो रहा है। अब जब तक ये दर्द तब तक हमारा शांत नहीं होगा जब तक यहाँ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बच जाते। लेकिन अब वही अभी मुक्तेश्वरानंद के सुर थोड़े बदले बदले हैं, तेवर कुछ अलग नजर आ रहा है। अब ऐसा क्या हो गया, अब ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत है। उनका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ऐसा क्या हो गया? शंकराचार्य जी जो सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा में थे, एक तरफ अंबानी की शादी से निकलते हुए उद्धव ठाकरे के गुणगान गा रहे थे, लेकिन अभी जब महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, अभी जुम्मा जुम्मा कुछ ही समय बाद बचा हुआ है जहां ये पता चल जाएगा कि कब शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्या हो गया शंकराचार्य को? क्यों ये तेवर बदले हुए हैं? आप प्लीज हमें बताएं। जी देखिए रंजना, मैं आपको बता दूं कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि दर्शकों को हम याद दिला दें कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो है उनको मोदी विरोधी शंकराचार्य के तौर पर जाना जाता है। उनके अमूमन जो बयान होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते हैं और उनको इंडी गठबंधन के करीबी शंकराचार्य कहा जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के घर जाकर उनकी कभी पैरवी कर देते हैं, तो कभी वो राहुल गांधी के लिए पैरवी कर देते हैं, तो प्रियंका गांधी का साथ देने का उन पर आरोप लगा था। तो इस तरह के तो उनको इंडी गठबंधन प्रो और एंटी बीजेपी या एंटी मोदी शंकराचार्य कहा जाता है। हालांकि जी। अंबानी की शादी में हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो ये मंच पर थे, तो गए, इनका आशीर्वाद लिया, तो एक माला के तौर पर मोदी जी को इन्होंने जी। भेंट की थी। ये तस्वीरें सियासी अलग है, लेकिन इनके बयान जो होते हैं वो अमूमन ऐसे ही होते हैं, चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ एक तरह से बयान देते हैं। तो ये बात भी दुरुस्त आपने कही कि जब वो मातोश्री गए थे तो उन्होंने जो बयान दिया था उस पर बड़ी सियासी गहमा गहमी, उन्होंने कहा कि बहुत धोखा हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ। और जी। धोखा किसने किया? साफ तौर पर उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी, शिंदे, एकनाथ शिंदे की तरफ था। इन लोगों ने धोखा दिया है और जब तक हम दोबारा इनको मुख्यमंत्री नहीं बना देते, हमारा ये जो दर्द है, हमारी जो पीड़ा है, ये पीड़ा तब तक कम नहीं होगी, शांत नहीं होगी। तो एक तरह से उन्होंने तब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री दोबारा बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन ग्रह नक्षत्र कहिए या समय का फेर कहिए, ये ऐसे कुछ संयोग बनते दिख नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमत नहीं है, शरद जी। पवार भी उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमत नहीं है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और महाराष्ट्र में इन गठबंधन दलों के बीच में अब तक सीटों का बंटवारा तो नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री के नाम पर भी उहापोह की स्थिति है। कांग्रेस कह रही हमारा होगा, नाना पटोले साहब कह रहे मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, जी। शरद पवार साहब के अपने सुर है। तो शायद शंकराचार्य को इसकी शंकराचार्य भाप जी को गए इसकी हैं। भनक लग गई हो जी। या कुछ ग्रह नक्षत्र उलट हो गए हो। अब आप कहेंगे कि वो कैसे समर्थन कर रहे हैं, तो बिल्कुल। क्या शंकराचार्य जी ने कहा है, एक 2-3 मिनट की बाइट है, सबसे पहले दर्शकों को वो सुनवा देते हैं, उसके जी। बाद मैं शंकराचार्य जी ने कैसे पलटी मारी और उद्धव ठाकरे को कैसे गच्चा दिया है ये थोड़ा बताऊंगा। तो पहले दर्शक एक बाइट सुन ले शंकराचार्य जी। देखिए, बात यह है कि देश में जो हिंसा बढ़ रही है, विशेष करके गौ माता के नाम, उससे हम लोग दुखी हैं। हम तो गाय को बचाना चाहते हैं, तो मनुष्य को क्यों मारेंगे? जो गाय को बचाने के लिए निकला है वो मनुष्य को क्यों मारेगा? तो ऐसी परिस्थिति में हम ये चाहते हैं कि गाय के बारे में एक विचारधारा को हमारे देश की सरकार मान्यता दे दे, ताकि दूसरे लोगों को भी लग जाए। अभी क्या है, हम गाय को माता मानते हैं, ये गाय को पशु मानते हैं, तो दोनों में टकराहट होगी। जब भारत देश में ये कानून हो जाएगा कि गाय माता है, तो सबको मानना पड़ जाएगा। जो निर्णय हो जाता है वो तो सबको मानना पड़ता है ना, तो फिर सब माता मानेंगे तो फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। यही तो हमारा ये जो रोज रोज का झगड़ा है, इसको खत्म करने के लिए हम चाहते हैं कि इसको कर देना चाहिए। भाई, परे नहीं हो पा रही है ना, इसीलिए हमने राजनीति से जोड़ दिया कि जब गाय पे राजनीति ही करना है तब गाय पे वोट होगा। इसीलिए तो हमने अभी संकल्प करा दिया, आपने देखा कि जो गाय के लिए खड़ा होगा उसी को हम वोट देंगे। तो अब गाय को, अगर आपको गाय के नाम पे राजनीति करनी है तो कर लो, अब गाय के लिए हम वोट करेंगे, शपथ पत्र भरो। देखिए, खून जो है ना वो एक तापमान तक ठीक रहता है, तापमान जब बढ़ जाता है तो पानी जो है वो भी खौलने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक समय रहता है जब बातचीत से बात बनती है, उसके बाद तो युद्ध से ही बात बनती है। आप देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, हमारे यहाँ महाभारत नाम का ग्रंथ लिख करके इस बारे में खूब अच्छे से समझाया गया कि बहुत प्रयास किया गया
बार बार समझदार लोगों ने समझाया बुझाया, ये किया वो किया, लेकिन कहाँ टला। अंत में युद्ध हुआ, सब शांत हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी जब खून ज़्यादा ही उबलने लग जाता है लोगों का, तो फिर उसका युद्ध से ही शांति स्थापित होती है, उसके अलावा नहीं हो सकता। अब आप बताइए कितने लंबे समय से चल रहा है, कितने महीने हो गए, आप तो गिन भी नहीं पाओगे। हाँ, तो इतने लंबे समय से जाने कितने लोग मर चुके और जाने कितनी तो संपत्ति का नुकसान हुआ है। लोगों की पढ़ाई लिखाई दुकान सब खत्म हो गया, मन का चैन खत्म हो गया, साहित्य सर्जन खत्म हो गया, अध्यात्म खत्म हो गया, प्रकृति खत्म हो गई, पर्यावरण खत्म हो गया, सब तो खत्म हो रहा है, फिर भी कहाँ मान रहे हैं लोग। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर युद्ध होने हैं तो इनको तेजी कर देना चाहिए, ताकि जो कुछ होना हो जल्दी हो जाए। भाई शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई प्रयास नहीं कर रहा है। जो प्रयास कर रहा है वो धोखा कर रहा है। अमेरिका ही शस्त्र अस्त्र बना करके बेचता है, सबसे बड़ी आमदनी का स्रोत उसका यही है कि वो वेपन बना करके बेचता है। तो हम वेपन भी बेच रहे हैं और शांति की बात भी कर रहे हैं, वाह वाह वाह, बड़ा आनंद है। ये कैसी बात है? आप अगर बहुत शांति के पक्षधर हैं तो निशस्त्रीकरण करिए, वो तो आप नहीं करेंगे। आप तो सौदागर हैं सबसे बड़े हथियारों के, तो आप हथियारों के सबसे बड़े सौदागर होकर के कहते हैं हम तो शांति के पुजारी हैं। गजब गजब करते हो आप तो। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हम किसी को क्या संदेश दें, संदेश उसको दिया जाता है जो संदेश सुनने के लिए कम से कम तैयार हो। तो अभी तो ये लोग कोई तैयार ही नहीं है, इसलिए अभी तो जो हो रहा है उसको तेज हो जाना चाहिए, हम तो यही कह रहे हैं। तो सुना आपने रंजना, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो गाय का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं है, और जो गाय को गौ माता का दर्जा दे देगा, जो गाय को गौ माता का दर्जा देगा, उनके साथ हम होंगे, उस सरकार का समर्थन हम करेंगे और उनको जनता से कहेंगे कि इनको वोट दो। अब आप जब राजनीति की बनाना चाहते तो लीजिए, हम भी राजनीतिक इस मुद्दे को बना दे रहे हैं, और जो गाय के साथ होगा उसको हम जिताने की अपील करेंगे, उसको वोट देने के लिए कहेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने तो गाय को गौ माता का दर्जा दे दिया है, राज्य माता का दर्जा दे दिया है, और उन्होंने गौ संरक्षण के लिए कानून लाया है, तमाम तरह की बातें की है। तो शंकराचार्य ने क्या यह बयान इसीलिए दिया कि भैया शिंदे सरकार को आप वोट दीजिए क्योंकि वो तो गाय के साथ है, उन्होंने गौ माता का दर्जा दे दिया है। तो साफ तौर पर शंकराचार्य जी का कहना है कि भैया जो गौ माता के साथ है हम उनके साथ है। तो गौ माता के साथ तो वहां की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार। बिल्कुल। तो इसका मतलब वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, अभी तो शिंदे सरकार के साथ है। तो अब इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को गच्चा दे दिया है शंकराचार्य ने। और चूंकि अब भाई शंकराचार्य जी कह रहे हैं, खुद उनका बयान है कि हम उनके साथ है जो गौ माता के साथ है। तो शिंदे सरकार ने गौ माता को राज्य पशु का दर्जा दे दिया, राज्य माता का, पशु का नहीं, राज्य माता का दर्जा दे दिया। उनके संवर्धन की बात कर रहे हैं। गाय काटने वालों के खिलाफ खड़े उसमें कानून है। तो शंकराचार्य जी की जो लड़ाई है उसमें शिंदे सरकार शंकराचार्य के साथ है, और शंकराचार्य इसलिए मुझे लगता है शिंदे सरकार के साथ हो गए। अब उद्धव को जो वादा किया उस वादे का क्या होगा ये शंकराचार्य जी बताएंगे, तो वो वही बता सकते हैं। तो ये सारा खेल है रंजना। इस बिना पर हम कह रहे हैं, दर्शकों से कह रहे हैं, दर्शक भी इसमें अपना विचार लगाए, अपनी बुद्धि लगाएं, और शंकराचार्य ने कैसा पासा फेंका है कि चुनाव से पहले तक जो अंबानी की शादी के बाद निकलकर जो उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने का वादा कर रहे थे, अब कह रहे कि भैया शिंदे को वोट करिए, आप एनडीए सरकार को वोट करिए। क्यों? क्या? क्योंकि वो गाय के साथ वो है। तो ये सारा इसलिए मैं कह रहा हूं रंजना कि शंकराचार्य ने जो है वो उद्धव को गच्चा दे दिया है और शिंदे सरकार के समर्थन में। इसका मतलब है कि सीधे तौर पे शंकराचार्य भी सियासी जो गतिविधियां हैं उनकी परख रखते हैं, उनको पता है कि हवा का रुख किस ओर जा रहा है और वो सीधे पलटी मारने में भी आगे हो रहे हैं। अब देखना होगा। खैर, आपने जो बातें कही, बहुत बड़ी बातें कही कि एक तरफ राज्य माता का दर्जा, और उन्होंने ये भी बयान दिया, जो अभी अभी बयान हमने दर्शकों को सुनाया, कि राज्य माता जो गाय माता के साथ है उनके साथ हम हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, आने वाले वक्त में, मेरा एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि ये जो चीजें हो रही है, जो गौ माता का अभी विषय उठा, शंकराचार्य का ये बयान, इन सब को मिलाकर अगर देखा जाए तो आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ सकता है, क्या कुछ होगा? नहीं, देखिए, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का राजनीतिक तौर पर कितनी स्वीकार्यता है ये हम चुनावों में देख चुके हैं। उन्होंने बनारस के 2014 के चुनाव हो, 2019 के चुनाव हो, 2024 के चुनाव हो, हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिलाफत की। बनारस में एक तरह से स्वयं वो चुनावी मैदान में नहीं उतरे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में जरूर उतारा।
लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता नहीं है। शंकराचार्य ठीक है, अपने बयान देते रहते हो, बयानबाजी करते हैं, लेकिन मतदाताओं को प्रभावित कर सके इतनी क्षमता उनमें नहीं है। तो वो चाहे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर ले या शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर ले, हाँ कुछ थोड़ा बहुत तबका उनके जो समर्थक है, उनके जो मानने वाले हैं, 1500 लोग कह सकते हैं, 2000 लोग कह सकते हैं हम, या 10,000 लोग कह सकते हैं, उतने लोगों के बीच में उनका ये संदेश जा सकता है, उनका ये बयान जा सकता है। लेकिन हाँ, सरकार बनाने, सरकार बिगाड़ने का मादा रखते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो राजनीति में उनकी स्वीकार्यता, क्योंकि वो टेस्टेड है, वो चुनावी मैदान में अपने उतार चुके, खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं। जब शंकराचार्य नहीं थे तो राजनीति में बड़ी उनकी रुचि रही है। इनके जीवन पर पूरा आधारित हमने एक शो बनाया था, और उस शो में हमने सब बताया था कि कैसे छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, और संत से ज्यादा इनकी राजनीति में ज्यादा रुचि रही है। तो इसलिए इनके बयान जो होते हैं वो राजनीतिक ज्यादा होते हैं, और एक पक्षीय बयान इनके होते हैं। इसलिए हिंदू धर्मावलंबी भी इनको सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल करते हैं और इनके बयानों की खिलाफत करते हैं कि आप हिंदू धर्म के साथ है, सनातन के साथ है, आपको तो सनातन को सशक्त और समृद्ध करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उसके बजाय आप राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा करते हैं। तो इसलिए इनकी राजनीतिक स्वीकार्यता भी नहीं है, और धार्मिक स्वीकार्यता तो खैर पूरे हिंदू समाज में इनकी नहीं है, क्योंकि इनको एक वर्ग विशेष का शंकराचार्य माना जाता है, और इसलिए सारा जो सनातन समाज है वो इनको शंकराचार्य के तौर पर स्वीकार भी नहीं करता है। इनके शंकराचार्य के पदवी पर भी विवाद है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इन्होंने शंकराचार्य का पद जबरदस्ती हथियाया है। इनको नामित नहीं किया गया है, इनको घोषित नहीं किया गया है, इन्होंने हथिया लिया है, और ये स्वघोषित शंकराचार्य है। ऐसे आरोप भी इनके ऊपर है। जो इन्हीं के गुरु भाई थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े गंभीर इनके ऊपर आरोप लगाए थे। तो ये सारा तो वाद विवाद का मसला हुआ, लेकिन यह खबर जनता के बीच में क्योंकि लगा हमें कि हमें देनी चाहिए कि शंकराचार्य जी कभी कुछ कह देते हैं और बाद में शायद वो भूल जाते हैं कि मैंने क्या कहा है, फिर दोबारा दूसरा बयान दे देते हैं, क्योंकि इनको कुछ कहना है, राजनीतिक कहना है, लेकिन वो उनके बयानों में ही कैसा कंट्रडिक्शन है और कैसे फंस जाते हैं, ये हमने दर्शकों को इसके जरिए बताने की कोशिश की है कि जो उद्धव का कभी समर्थन करते थे, अब एक बयान देकर उन्हें उद्धव की खिलाफत कर दी है। जी मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सियासी राजनीति को समझने वाले, परखने वाले और काफी रुचि रखने वाले अभी मुक्तेश्वरानंद अब फिलहाल फिर से अब चर्चा का विषय बने। आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही दर्शकों को हम अंदर की खबरें देंगे, अंदरूनी बातें बताएंगे, और सियासी जो राजनीति में होता रहा है उसकी खबर की हर एक तह तक हम जाएंगे। तो दर्शकों से हमारा अपील है कि आप अपने कमेंट्स जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहे आप लोग।